कश्मीर, जिसे हेवन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, जिसके लेक्स, माउंटेन्स, ग्रीनरी, स्नो किसी को भी मेस्मराइज कर सकती हैं। मगर यही कश्मीर एक टाइम पर रेबल्स, वायलेंस और टेररिज्म का सेंटर बना था। मगर आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। खाओ मां कसम। जिन हाथों में इंडियन ट्रूप्स और कश्मीरी पुलिस के लिए पत्थर होते थे, अब फूल हैं। गन्स की जगह पर हाथ में तिरंगा है और हम क्या चाहें आजादी का नारा लगाने वाले वंदे मातरम गाकर प्राउड फील कर रहे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो चलो यार, मेरा भी वक्त बदल दो। इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। हाँ, ये कर लो पहले। और क्या होता है इसमें वो मोदी जी बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और हाँ, 23 फरवरी को एक मूवी रिलीज हुई है, बहुत अच्छी मूवी है, जरूर देखें। नाम है आर्टिकल 370। खून की बाजी है। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। ये 1947 भारत की आजादी के साथ एक बंटवारा भी लेके आता है, बाप बेटे का बंटवारा। सॉरी, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा। उस टाइम पर भारत 562 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, जिनके पास 3 ऑप्शन थे। इंडिया में विलय हो जाना, दूसरा पाकिस्तान से मिल जाना और तीसरा इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहना। मगर हमारे भारत के हीरो, हमारे आयरन मैन सरदार पटेल और वीपी मेनन सभी नवाबों और राज्यों को समझा बुझाकर और कभी कभी डरा कर इंडिया में जोड़ लेते हैं, वो भी विदाउट फेविकोल। हमेशा पूछिए फेविकोल लगाया कि नहीं। जिसमें से जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। मगर कश्मीर के मामले में थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले उस समय के कश्मीर के बारे में समझ लेते हैं। उस टाइम पे कश्मीर के राजा और डोंगरास के लास्ट जनरेशन किंग थे हरि सिंह। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। और उनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, उसके कहने पर राजा हरि सिंह कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे थे। एक्चुअली शेख अब्दुल्ला का प्लान ये था कि राजा हरि सिंह को हटाकर खुद राजा बन जाने का। एक्चुअली उसके लिए आसान भी था, क्योंकि कश्मीर की मेजोरिटी जनता मुस्लिम थी और कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू थे। इतना बैकग्राउंड काफी है, चलो वापस चलते हैं। तो कश्मीर के मामले में देर इसलिए हो चुकी थी क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी NWFP के कबायली ट्राइब्स के बेस में कश्मीर पर अटैक कर देते हैं और ये पूरा एरिया जो POK कहा जाता है, जो कि भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब ये होने के बाद तो मानो हरि सिंह का BP बढ़ने लगता है और वो भागे चले आते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास हेल्प मांगने के लिए। मगर सरदार पटेल हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कश्मीर तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, तो तुम अपने मसले खुद निपटाओ या फिर भारत के साथ विलय पत्र पर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। ये भगवान क्या जुल्म है। तो हरि सिंह मान जाते हैं और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं। यानी अब कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा हो चुका था। मगर भारत कश्मीर के सिर्फ 3 मामलों में दखल दे सकता था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। मगर पाकिस्तान आज भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बिल्कुल नहीं मानता। अबे साले। और ये सही भी है कि जो आटा नहीं खरीद सकते, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या समझेंगे। और जनाब क्या चल रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में भी आटे का संकट है। बाय द वे, POK और पार्टीशन वाले मामले को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अब विलय पत्र पे साइन होने के बाद इंडियन मिलिट्री एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक्शन हीरो बनाए जाते हैं बलूच रेजिमेंट के ब्रिगेडियर उस्मानी। अब नेक्स्ट ईयर 1948 में जवाहरलाल नेहरू इस मामले को वेलकम मूवी के RDX भाई यानी कि यूनाइटेड नेशन के पास लेके चले जाते हैं और यूनाइटेड नेशन कहता है कि हम कश्मीर में रेफरेंडम करवाएंगे, जो कि आज तक नहीं हो पाया। जबकि उनके पास प्रूफ के तौर पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो कि इस मामले को इंटरनल मामला डिक्लेयर करता है। वो चाहते तो मिलिट्री
का यूज करके पाकिस्तानी आर्मी को पीछे ढकेल सकते थे तो शायद आज पीओके होता ही नहीं। ये वही टाइम था जब भारत का संविधान बन रहा था। तो 5 मार्च 1948 को शेख अब्दुल्ला को जम्मू एंड कश्मीर की संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये वैसा ही था जैसे बंदर को केला और कुत्ते को पेडिग्री संभालने की जिम्मेदारी दी जाए। शेख अब्दुल्ला और नेहरू की इस मामले पर 5 महीनों तक बातचीत चलती है और आर्टिकल 370 की रूपरेखा तैयार होती है। अरे रेखा जी नहीं तैयार होती है, रूपरेखा तैयार होती है। 16 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल की इस मामले पर सहमति बन जाती है और अगले ही दिन 7 अक्टूबर 1949 को यह ड्राफ्ट संविधान सभा में पास हो जाता है। 26 जनवरी 1950 इंडिया का पहला रिपब्लिक डे। भारत में संविधान लागू होने के साथ साथ आर्टिकल 370 भी लागू हुआ, जो कि संविधान का ही एक हिस्सा था। चलिए लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A किस बेसन और सूजी का नाम था जिसे हमारे दोनों मोटा भाई ढोकला बना के खा गए। हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। मतलब कि ये कि इंडिया के लॉज जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और खुद का फ्लैग होगा। मगर 370 में ही इस लॉ को टेम्पररी रिमूवेबल प्रोविजन भी बताया गया है और 370 को हटाने का प्रोविजन भी 370 में ही है, जो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके 370 को रिमूव कर सकते हैं। मगर इसके लिए उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी होगी। मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम? जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में ही डिसॉल्व हो चुकी थी और जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। पहले तो ये क्लियर रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, दोनों अलग अलग होती हैं। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो पूरा वीडियो देख लो। 35A भी तो समझना है। मस्त प्लान है। तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालते हैं और वहीं से 35A बना, जो कहता है कि जो लॉज पूरे इंडिया के स्टेट में लागू होंगे जरूरी नहीं कि वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो। प्रेसिडेंट स्टेट असेंबली के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से लॉज जम्मू एंड कश्मीर में लागू होंगे और कौन कौन से नहीं। दूसरा ये कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंस को डिसाइड करना। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कानून थे, लेकिन जो मुझे पर्सनली सबसे डेंजरस लगा वो ये कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़की जम्मू एंड कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाएगी, मगर किसी इंडियन स्टेट की लड़की जम्मू एंड कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये सब तो ठीक है, मगर अब ये जानते हैं कि मोदी जी ने और मोटा भाई ने क्या जुगाड़ लगाकर 370 को हटा डाला। जलवा है हमारा। मगर ये हुआ कैसे? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की संवैधानिक सभा तो पहले ही डिसॉल्व हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था जिससे आर्टिकल 35A आया। मगर 2019 में फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 370 के खंड 1 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दोबारा निकाला, जो कि 1954 वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिप्लेस करता था। तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से 1954 का ऑर्डर भी खत्म हो गया और साथ ही साथ आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो गया। इसमें यह भी कहा गया था कि जो 1954 का ऑर्डर है जिसमें संवैधानिक सभा की बात की गई है वो अब डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसकी जगह पर विधानसभा होगा। चलिए आपको इस मामले के बैकग्राउंड में फिर से घसीट के ले चलते हैं। तो 2015 में इलेक्शन होते हैं जिसमें NC, BJP और PDP तीनों को बहुमत नहीं मिलती, मगर BJP और PDP अलायंस करके सरकार बना लेती हैं और 2016 में CM बनती है महबूबा मुफ्ती। अब दो अपोजिट माइंड की पार्टी एक साथ अलायंस में थी तो टकरार तो होना ही था। BJP का कहना था कि हम 370 को हटाएंगे और वहीं PDP का एजेंडा था कि 370 को कभी हटने नहीं देंगे। तो 2018 में इनका अलायंस टूट जाता है। 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाता है 2019 जब BJP लोकसभा चुनाव जीत जाती है। अब एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा नहीं चल रही है तो पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बना सकता है। तो हमारे मोटा भाई अमित शाह जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रपोज करते हैं जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होते ही 370 खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। आज जम्मू एंड कश्मीर बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। टूरिज्म सेक्टर 2023 में अपने ऑल टाइम पीक पर था। ये तो हो गई आर्टिकल 370 के नियम और कानून की कहानी। मगर
क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे, उसे आप आर्टिकल 370 मूवी में देख सकते हैं, जिसमें यमी गौतम ने NIA ऑफिसर का रोल किया हुआ है। कौन बोला यमी इज सो यमी? साले का खोपड़ी तोड़